स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन वाटिका पर। पिछले वीडियोज के माध्यम से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किए थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया है। ठीक उसी प्रकार वैदिक सभ्यता को भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता कहा गया है। वैदिक सभ्यता को भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता कहा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1700 या 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है और वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। तो इस क्रम में हम देखते हैं तो पाते हैं कि वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता थी वो बाद में आई, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी वो पहले ही आ चुकी थी। तो भारत में ये उल्टा ही क्रम देखने के लिए मिल रहा है कि वैदिक सभ्यता यानी ग्रामीण सभ्यता बाद में आई और नगरीय सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता पहले आ गई थी। आज हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे और जानेंगे इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। जो वैदिक सभ्यता क्यों कही जाती है, इसकी स्थापना किन्होंने की, इसकी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है। यदि हम लोग बात करें वैदिक सभ्यता की जानकारी के बारे में, तो वैदिक सभ्यता की जानकारी हम लोगों को दो प्रकार से मिलती है, एक पुरातात्विक अवशेष और एक साहित्यिक अवशेष। यदि हम लोग बात करें पुरातात्विक अवशेष की, तो एक कस्सी अभिलेख पाया गया है इराक में जो 1600 ईसा पूर्व के बीच है। उसमें यह अंकित है कि इराक से आर्यों की एक शाखा ईरान की ओर आई थी और एक शाखा भारत की ओर आई थी। और जो दूसरा अभिलेख है बोगाज़कोई अभिलेख या मितानी अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व है, जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था। एशिया माइनर तुर्की, सीरिया, इराक का जो हिस्सा है उसी के अंतर्गत आता है। यहीं से बोगाज़कोई या मितानी अभिलेख प्राप्त हुआ था। हम लोग देखते हैं जो वैदिक सभ्यता के बारे में इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, तो आप लोग जानिए इसको। ये जो बोगाज़कोई या मितानी अभिलेख है यह एक प्रकार का संधि अभिलेख है, ठीक है। ये जो एशिया माइनर का क्षेत्र था वहाँ पे दो साम्राज्य थे, एक हिताई और एक मितानी। उन दोनों साम्राज्यों के बीच साम्राज्य की सीमा को लेकर के बराबर युद्ध लड़े जा रहे थे, लेकिन अंततः उन लोगों ने एक संधि की और उसी संधि का नाम बोगाज़कोई या मितानी अभिलेख रखा गया है। और यहाँ से देखते हैं जो वैदिक सभ्यता के बारे में यहाँ से क्या संबंध मिलता है। तो इस संधि के जो साक्षी थे वो थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। उस संधि अभिलेख पे जो है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के नाम उल्लेखित थे, जो वैदिक सभ्यता के जो प्रमुख देवता हैं उनके नाम से मिलता जुलता है। इसी कारणवश बोगाज़कोई या मितानी अभिलेख को वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत में आते हैं वेद, क्योंकि वैदिक सभ्यता के बारे में हमें लगभग अधिकांश जानकारी वेदों से ही प्राप्त होती है। और पुरातात्विक अवशेष में हम लोग देखते हैं कुछ पुरातात्विक अवशेष में 13 कमरों का एक घर, हरियाणा का एक स्थान है भगवानपुरा, वहाँ से अवशेष मिला था 13 कमरों का एक घर का, जिसका संबंध वैदिक सभ्यता से कहा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की। तो वैदिक सभ्यता की स्थापना आर्यों ने की। और आर्य का अर्थ होता है, आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कुलीन, अभिजात या श्रेष्ठ। आर्यों ने अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन या अभिजात जो कहा है वो किसी जाति के आधार पे नहीं बल्कि भाषा के आधार पे, ज्ञान के आधार पे आर्य ने अपने आप को श्रेष्ठ कहा है या कुलीन कहा है या अभिजात भी
आर्यों को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो आर्यों के मूल निवास के बारे में विद्वानों के बीच बहुत सारे मतभेद हैं। उनमें से हम कुछ विद्वानों के मत को जानेंगे, जैसा कि डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, ये दोनों विद्वानों का मत है कि आर्यों का जो मूल निवास था वो सप्त सिंधव प्रदेश था। और ये सप्त सिंधव प्रदेश कहाँ है? तो ये सप्त सिंधव प्रदेश जो है भारत का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है उसी को सप्त सिंधव प्रदेश कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदी और सरस्वती नदी को मिलाकर 7 नदियाँ होती है, इसीलिए सप्त सिंधव प्रदेश इसका नामकरण किया गया है। जैसे सिंधु है, उसकी जो 5 सहायक नदियाँ हैं चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास और सरस्वती, और सिंधु मिला के 7 हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम सप्त सिंधव प्रदेश रखा गया। और डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधव प्रदेश था। उसके बाद देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भी थे। इनकी एक पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। उसमें उन्होंने उल्लेख किए हैं कि आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश था। इनका बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्यों का मूल निवास जो था वो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश था। अब हम लोग बात करते हैं दयानंद सरस्वती की, जो भारतीय समाज सुधारक थे, और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में भी ये उल्लेखित किए हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सर्वमान्य मत, जो अधिकांश लोगों का मत है, मैक्स मुलर साहब का जो मत है, जो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, और इसी मध्य एशिया माइनर से ही बोगाजकोई या मितानी अभिलेख पाया गया था। और मध्य एशिया ये कौन से क्षेत्र हैं? ये इराक, ईरान, उस समय की जो तुर्की थी, सीरिया थी, उसके आसपास के क्षेत्र को ही मध्य एशिया के क्षेत्र में रखा गया है। और यहाँ मैक्स मुलर साहब का जो कहना है, जो आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था, आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के रहने वाले थे, इसका समर्थन कुछ जीव विज्ञान शास्त्रियों ने, बायोलॉजिस्टों ने भी की है। एक पद्धति है M17 जो एक जीन के आनुवांशिक संकेत को पढ़ती है। तो वैज्ञानिकों ने मध्य एशिया के कुछ लोगों के आनुवांशिक संकेत को पढ़ने की कोशिश किए, और दिल्ली की जो जनता है, हिंदी भाषी जनता है, दिल्ली की जो मूल निवासी जनता है, उनका भी उन्होंने आनुवांशिक संकेत पढ़ने का कोशिश किए। तो उन्होंने पाया कि जो आनुवांशिक संकेत 40% मध्य एशिया के लोगों में थी, वही 35% दिल्ली के निवासियों में भी थी। तो इस कारण मैक्स मुलर साहब के मत को भी मान्यता दी गई है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के रहने वाले थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वमान्य मत। सर्वमान्य मत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं आल्प्स पर्वत का जो पूर्वी भाग है, जिसको यूरेशिया कहा जाता है, जहाँ पे एशिया और यूरोप की सीमा मिलती है, वो आल्प्स पर्वत का पूर्वी भाग है। तो सर्वमान्य मत में माना गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान आल्प्स पर्वत का पूर्वी भाग था। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये तो आप लोगों को बेसिक थोड़ी सी जानकारी हो गई वैदिक सभ्यता के बारे में। इसकी जानकारी हमें किस प्रकार मिलती है, इसकी स्थापना किन्होंने की, आर्यों का मूल निवास कहाँ था। अब हम लोग देखते हैं जो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। अध्ययन के लिए वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, और दूसरी उत्तर वैदिक काल या इसका जो काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि
ऋग्वेदिक या पूर्ववैदिक काल जो था और उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को बहुत सारे अंतर, दोनों के समाज में, दोनों के धार्मिक जीवन में बहुत सारे अंतर देखने के लिए मिलता है। और एक चीज़ जानते होंगे आप लोग, ऋग्वेदिक या पूर्ववैदिक काल जो था ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी के बीच का जो काल था, इसी समय में सिर्फ ऋग्वेद की ही रचना हुई थी, इसलिए इसको ऋग्वेदिक या पूर्ववैदिक काल भी कहा जाता है। आज हम लोग ऋग्वेदिक काल के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे, और अगले वीडियो के माध्यम से ऋग्वेदिक काल का जो सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, धार्मिक जीवन था, राजनीतिक जीवन था, उसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं जो ऋग्वेदिक काल या पूर्ववैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या अंतर पाया गया था, जिसके कारण इसको अध्ययन की सुविधा के लिए दो दृष्टि में बांटा गया है। एक तो हो गया ऋग्वेदिक काल या पूर्ववैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद का ही संकलन किया गया था, बाद बाकी वेदों का संकलन 1000 ईसा पूर्व के बाद किया गया था। तो यहाँ देखते हैं हम लोग ऋग्वेदिक काल में जैसे समाज जो था 4 वर्णों में मतलब बटा हुआ नहीं था पूरी तरीके से, और किसी भी व्यक्ति के जाति का आधार उसका कर्म होता था, वे काम जिस प्रकार की किया करते थे उसी के आधार पे जाति का बंटवारा होता था, जाति का नाम दिया जाता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति का जो आधार बना वो जन्म बना, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेते थे वे उसी जाति के हो जाते थे। और ऋग्वेदिक काल में पशुपालन जो है मुख्य पेशा था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गई, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस समय 1000 ईसा पूर्व के आसपास के जो समय था, उस समय भारत से भी लोहे का अवशेष मिलना प्रारंभ हो गया था। लोहे का अवशेष जो मिल रहा है, इस कारण ये अंदाज़ा लगाया गया जो ये इसकी जो कृषि उन्नत हो गई थी कि ये लोग लोहे के उपकरणों का प्रयोग कृषि कार्यों में करने लगे थे। और भी कुछ पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। जैसे ऋग्वेदिक काल में जो थी स्त्रियों की दशा बहुत ही सुदृढ़ थी, समाज में उसे बहुत ही मान्यता प्राप्त थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा उतनी अच्छी नहीं रही थी। आज हम लोग ऋग्वेदिक या पूर्ववैदिक काल के जो है कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, अगले वीडियो में इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जो जीवन था उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जिनमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। और आप लोगों को पता होना चाहिए संकलन करता ऋग्वेद या अन्य वेदों के जो संकलन करता है वे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने वेदों का संकलन किया है, न कि उनकी रचना की है। वेदों का संकलन करने के कारण कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को वेद व्यास भी कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं वेदों की रचना के संबंध में क्या बातें हैं। संकलन करता तो है वेद व्यास जी, लेकिन वेदों की रचना किसने की, तो इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। और वेद के बारे में कहा जाता है कि वेद अपौरुषीय है। अपौरुषीय का अर्थ होता है जो मानव जो कार्य को नहीं किया, अर्थात मानव रहित, मनुष्य ने वेद का निर्माण नहीं किया है, बल्कि यह देवताओं के द्वारा किया गया है। और इसके संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, जिनको वेद व्यास भी कहा गया है। इसके बाद हम लोग जानते हैं वेद का जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना या ज्ञान या बुद्धि। और वेद को श्रुति भी कहा जाता था, कहा जाता है अभी भी श्रुति। वेद को श्रुति भी कहा जाता था, क्योंकि वेद जब तक संकलन नहीं किया गया था,
वेदव्यास जी के द्वारा वेदों का संकलन नहीं किया गया था, उससे पूर्व जो वेद की जो जानकारी थी वो जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंच रही थी, वो लिखित रूप में नहीं पहुंच रही थी, बल्कि मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, फिर दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में पहुंच रही थी। इसलिए वेद को श्रुति भी कहा गया है। अब इसमें देखते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 मंत्र हैं। कहीं कहीं पुस्तकों में आप लोग देखेंगे 10,580 मंत्र भी दिए रहते हैं और कहीं पुस्तकों में 10,462 भी दिए रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 118 मंत्रों को दोहराया गया है, इसलिए कभी 10,462 लिखे रहते हैं बहुत सी पुस्तक में, कहीं कहीं 10,580 भी दिखाई पड़ते हैं। वेद का जो दूसरा से सातवां मंडल है वो सबसे प्राचीन है। वेद का जो दूसरा, ऋग्वेद के जानते हैं 10 मंडल हैं, उनमें दूसरा से जो सातवां मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है और इसको वंश मंडल भी कहा जाता है। दूसरे से सातवें मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है और प्रथम और 10वां जो मंडल है वो सबसे नया मंडल है। आप लोग जानते हैं जो वेदव्यास जी ने वेदों का संकलन किए थे, तो उस क्रम में उनको जैसे जानकारी हुई उस आधार पे उन्होंने जो जानकारी पहले प्राप्त हुई थी उसका संकलन उन्होंने पहले किया। इसलिए दूसरे से सातवां मंडल जो था वो सबसे प्राचीन था, उनकी जानकारी उनको पहले मिली थी और पहले और 10वें मंडल की जानकारी बाद में उसमें जोड़ी गई थी। इसलिए पहला एवं 10वां मंडल को नया मंडल कहा गया है। और गायत्री मंत्र की रचना आप लोग जानते हैं विश्वामित्र जी ने की थी, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की जो रचना की गई है उसका उल्लेख है। और इसकी रचना किसने की, गायत्री मंत्र की, तो विश्वामित्र जी ने। और ऋग्वेद के चौथे मंडल में, ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है उसमें कृषि से संबंधित जानकारी दी गई है। कृषि से संबंधित जानकारी जो है ऋग्वेद के चौथे मंडल से मिलता है। और सातवें मंडल में दशराग युद्ध, सातवें मंडल में दशराग युद्ध जो आर्यों और अनार्यों के बीच लड़ा गया था पुरुषनी नदी या रावी नदी के तट पे, जिसमें सुदास विजयी हुए थे जो आर्यों के राजा थे, उस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सातवें मंडल में किया गया है। और नौवें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन किया गया है। सोम कौन थे? सोम थे आर्यों के वनस्पति के देवता, और सोमरस नामक पेय पदार्थ भी आर्य लोग पिया करते थे। और देखते हैं आगे, ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है। ठीक है, अब बहुत से पुस्तकों में आप लोगों को 21 नदियाँ या 40 नदियाँ भी दिखाई देता है, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में जो नदियां हैं 25 नदियां, उनमें सिंधु को जो है सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण नदी माना गया है। इसको महत्वपूर्ण नदी मानने का कारण यह है कि इस नदी का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था और सिंधु नदी को हिरण्यानी भी कहा गया है। और अगला पॉइंट देखते हैं, सरस्वती को पवित्र नदी माना गया था। जैसे हम लोग आज गंगा को सबसे पवित्र नदी मानते हैं, उसी तरह वैदिक सभ्यता के लोग सरस्वती को पवित्र नदी मानते थे। और ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, जबकि गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय जो है वर्तमान समय के हिमालय को हिमवंत कहा गया है, और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी जो उन लोगों को ज्ञात थी उसको मुजवंत कहा गया है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी उन लोगों को ज्ञान था जिस चोटी का, उसको उन लोगों ने नामांकन किया मुजवंत, जो सोम के लिए प्रसिद्ध था। सोम क्या था? इससे पेय पदार्थ बनाए जाते थे जिसका नाम सोमरस था, जिसका सेवन आर्य लोग या वैदिक सभ्यता के लोग करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में
4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जो आप लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। और आगे देखते हैं, विदुषी महिला को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ऋग्वेद में विदुषी महिलाएं जो विद्वान होती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहा गया है, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता और अन्य सारी विदुषी महिलाएं भी थी। अगले वीडियो में हम लोग इसका जो है ऋग्वेदिक या पूर्ववेदिक काल का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आप लोगों के बीच एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी और ये कुछ पॉइंट्स थे। और अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग ऋग्वेदिक या पूर्ववेदिक काल का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।